नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन डी टेस्ट के बारे में। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है और एक स्टेरॉइड की तरह भी काम करता है। विटामिन डी दो तरीके का होता है, विटामिन डी टू और डी थ्री। जो डी टू होता है कई तरह के खानों में मिलता है, जैसे कि सीरियल्स हैं या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। विटामिन डी थ्री जो होता है वो बेसिकली हमारा बॉडी सनलाइट के एक्सपोजर से खुद बनाता है और उसके अलावा एग्स में, फिश में भी पाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन डी टेस्ट के डिटेल्स के बारे में, जानेंगे कि इस टेस्ट का इंडिकेशन क्या होता है, इस टेस्ट को कब करवाया जाता है, इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं, उसके अलावा इसके टेस्ट का क्या इंटरप्रिटेशन होता है और बाकी और डिटेल्स के बारे में भी हम बात ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो और मैं आप तक ऐसे ही अलग अलग मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, टेस्ट और ट्रीटमेंट से जुड़ी जानकारियाँ पहुँचाती रहूँ। तो अब समझते हैं कि विटामिन डी का हमारे शरीर में क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। तो जो विटामिन डी होता है ये हमारे शरीर में हड्डियों के लिए, दांतों के लिए और मांसपेशियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके हेल्दी होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा ये विटामिन डी जो होता है एक इम्यूनो रेगुलेटर की तरह भी काम करता है। उसके अलावा कुछ और भी हार्मोन्स हैं, जैसे कि पीटीएच है, पैराथायरॉयड हार्मोन है, उसके रेगुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं इस टेस्ट के क्या क्या इंडिकेशंस हैं या फिर किन किन कारणों से इस टेस्ट को करवाने के लिए हमारे डॉक्टर हमको सलाह देते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे डॉक्टर को लगता है कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है या फिर हमें जितना विटामिन डी लेना चाहिए हमारे शरीर को नहीं मिल रहा है और उसके लक्षण उनको समझ आते हैं, तो ये टेस्ट करवाने की सलाह हमें देते हैं। जैसे कि हड्डियाँ कमज़ोर हैं या फिर हड्डियाँ सॉफ्ट हो गई हैं, मुलायम हो गई हैं, या फिर बार बार फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, बच्चों में जो हड्डियाँ होती हैं वो सही शेप में नहीं बनती हैं, वो थोड़ी मुड़ी हुई बनती हैं, उन सारे कंडीशंस में टेस्ट करवाने की सलाह दी जाती है। उसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं जिनके लिए टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि अगर जो व्यक्ति है वो किसी ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे सनलाइट कम आती है, या फिर जो व्यक्ति है वो सनलाइट के एक्सपोजर को कम लेता है, मतलब वो सनलाइट में जाते ही कम है, जब जाते हैं तो पूरे कवर होके जाते हैं, या फिर सनस्क्रीन प्रोटेक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन कंडीशंस में भी ये टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया विटामिन डी थ्री है वो सनलाइट के एक्सपोजर से ही हमारी बॉडी अपने आप बनाती है, तो उन केस में सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा जो एल्डरली यानी कि बुज़ुर्ग लोग हैं उनको ये टेस्ट करवाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्या होता है कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उसमें जो फैट्स होते हैं उस अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, जो ये विटामिन होता है वो किसी अन्य मेडिकल कंडीशन की वजह से अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो इसकी कमी हो जाती है। वहीं पे बच्चे हैं जिनको प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन जो है ये विटामिन डी से रिलेटेड वो मिल नहीं पाता है, तो कमी हो जाती है। साथ ही साथ कुछ मेडिसिन्स भी हैं जो कि विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में हैम्पर करती हैं उसको, तो उन केसेस में भी टेस्ट करवाया जाता है। और अगर कोई पेशेंट को एब्जॉर्प्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है कि मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि एल्डरली में जो दिक्कतें होती हैं वो किसी में भी हो सकती हैं, किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से कि वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा विटामिन डी, किसी कारण से वो जो पच ही नहीं रहा है और वो शरीर में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है जो उसका एक्टिव फॉर्म है उसमें, तो इन कारणों से भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। उसके अलावा एक बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा। ये इसमें हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। महिलाओं में मेनोपॉज के टाइम पे इसके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। उन कंडीशंस में जब इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की, तो विटामिन डी का टेस्ट ज़रूर करवाते हैं ताकि सही डोजेस उसके जो होते हैं वो डिसाइड कर सकें, उसको अच्छे से कैलकुलेट कर सकें। उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ पीटीएच के लिए भी, पैराथायरॉयड हार्मोन के ट्रीटमेंट में भी इस विटामिन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो उसके दौरान भी ये टेस्ट ज़रूर करवाया जाता है। अब समझते हैं कि टेस्ट कैसे होता है और क्या क्या प्रिपरेशंस करवानी होती हैं और इसमें क्या क्या हमें फॉलो करना होता है। तो जो ये टेस्ट होता है ये सिंपल ब्लड टेस्ट ही होता है, जो हमारे एल्बो की वेन से लिया जाता है और लैब में भेजा जाता है। 1-2 दिन में उसका रिपोर्ट आपको टेस्ट करके दे दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, विटामिन से रिलेटेड कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या फिर कोई भी दवाई ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि कई सारी चीज़ें अगर विटामिन इन सब के सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसका जो वैल्यू है वो बढ़ा हुआ आएगा। उसके अलावा कई सारी दवाइयाँ होती हैं जो कि इसके एब्जॉर्प्शन को क्या करती हैं कि ऑल्टर करती हैं, या फिर
इससे रिलेटेड कोई दिक्कत कर सकती है। तो जो भी दवाइयाँ आप लेते हो अपने डॉक्टर को हमेशा टेस्ट करने से पहले ज़रूर बताएं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि जो विटामिन डी होता है एक्चुअली ये हमारे शरीर में 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी के उसमें ब्लड स्ट्रीम में हमारे रक्त में घूमता है, क्योंकि ये जो होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है, एक्टिव होता है। तो जो टेस्ट किया जाता है, जो ब्लड में जिस विटामिन डी को जैसे जांचा जाता है, तो वो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी को ही जांचा जाता है। आप समझ लेते हैं इसके नॉर्मल रेंज के बारे में। अगर ये 30 नैनोग्राम पर ml से कम आता है तो मतलब कि इसकी सीवियर कमी है विटामिन डी की, मतलब कि इसकी कमी बहुत ज़्यादा है, सीवियर डेफिशिएंसी है और इसकी ट्रीटमेंट की जल्दी से जल्दी ज़रूरत है। वहीं पे अगर ये 30 to 50 आता है, यहाँ पे भी इनसफिशिएंट है, मतलब कमी अभी भी है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी भी सप्लीमेंट्स ज़रूरी हैं। वहीं पे ये 50 to 70 के बीच में अगर आता है तो नॉर्मल है। 70 to 100 कुछ थेरेप्यूटिक कंडीशंस में होती हैं, कुछ कैंसर्स और उन सब के ट्रीटमेंट के दौरान ये होता है। और अगर 100 से ज़्यादा है तो टॉक्सिसिटी कहलाता है, मतलब कि इसका रेंज नॉर्मल से ज़्यादा है। अच्छा, ये ज़्यादा कब होता है इसके बारे में अपने वीडियो में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। कुछ रेयर कंडीशंस में ही होता है, तो इसके बारे में अभी डिस्कशन हम आगे करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो ये मेडिकल टेस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, एक अच्छे रिलायबल लैब से करवाना चाहिए, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ होती हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं, हमारे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो अगर आपको भी ऐसे किसी लैब के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारी टीम ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसी लैब का लिंक आपके लिए दिया है, तो आप उसके बारे में वहाँ से मदद ज़रूर लें। आप समझते हैं कि जो टेस्ट रिपोर्ट आता है उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, या फिर उसके जो वैल्यूज़ आते हैं उससे हम क्या समझ सकते हैं। तो अगर विटामिन डी की वैल्यू नॉर्मल से कम आ रही है तो ये मेनली 3 कारणों से हो सकती है। पहला कारण है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, मतलब कि जितने अमाउंट में हमें विटामिन डी हमारे शरीर में लेना चाहिए उतना हमें किन्हीं कारणों से नहीं मिल पा रहा है। दूसरा है कि किसी कारण से, किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से जो विटामिन डी है उसका एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। और जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि सनलाइट का एक्सपोजर हमारे शरीर को काफ़ी कम मिल रहा है। अब जानते हैं कि किन कंडीशंस में विटामिन डी की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा आती है, या फिर विटामिन डी टॉक्सिसिटी कब कब हो सकती है। तो जो विटामिन डी टॉक्सिसिटी है वो रेयर कंडीशंस में ही होती है। एक तो होता है कि कुछ ऑटो इम्यून कॉजेज़ हैं या फिर कुछ तरह के कैंसर्स हैं जैसे कि लिम्फोमा है, इन कंडीशंस में विटामिन डी बढ़ सकता है। दूसरा जो जनरल रीज़न है जिस वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है वो ये है कि आप कई तरीके के सप्लीमेंट्स लेते हैं बिना डॉक्टर के एडवाइस के, लंबे समय के लिए लेते जाते हैं, या फिर डॉक्टर ने एडवाइस तो किया था और आप उनको बिना दिखाए बहुत लंबे समय के लिए वो सप्लीमेंट्स लेते रहें। उन कारणों से भी हमारे शरीर में विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो जाती है, मतलब उसकी वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, जो कि बहुत खतरनाक हो सकती है। हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को और ब्लड वेसल्स को वो हार्म कर सकती है। अच्छा, ये तो थी जानकारी विटामिन डी टेस्ट के बारे में। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे जो कहना चाहती हूँ कि जो भी जानकारी मैं मेडिकल टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट्स इनसे जुड़ी आपको अपने वीडियोस में देती हूँ, ये इसलिए देती हूँ ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है अपने ट्रीटमेंट के टूवर्ड्स या फिर अपने टेस्ट की अंडरस्टैंडिंग के टूवर्ड्स वो बढ़ सके। बाकी जो भी ट्रीटमेंट है या फिर एडवाइस है या फिर सजेशन है वो आपके डॉक्टर ही आपको बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि वो आपको आपके हेल्थ इश्यूज़ को अच्छे से जानते हैं, डिटेल में जानते हैं। उसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और सवाल हैं, कुछ और सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।